हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जे.के. राव, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय इटावा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th के यूनिट 5 के एक चैप्टर जिसका नाम है योगा, और टॉपिक योगा पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि योगा किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस प्रकार से हमारी सेहत के लिए बढ़िया होता है, अच्छा होता है। हमें योगा क्यों करना चाहिए, योगा के लिए हम बेहतर अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक योगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे, जिनको हम आज कवर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। वो सबसे पहले तो योगा क्या है, मीनिंग ऑफ योगा पे बात करेंगे, क्या महत्व है योगा का, इम्पोर्टेंस क्या है उसका, उस पर बात करेंगे। उसके बाद योगा में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आसन कौन कौन से बेहतर हो सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, और प्राणायाम, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद यौगिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, योगा फॉर कंसंट्रेशन, इस पर बात करेंगे। और अंत में हम योग निद्रा, जो रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, किसी भी थकान के बाद हम रिलैक्स करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं और समझने के बाद आप किसी चीज़ को करते हैं तो आप एक बेहतर उसका परिणाम दे सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में बात करूँगा, जिससे आपको कोई चीज़ समझ में आए। और जब कोई चीज़ समझ में आती है तो उसको आपको वर्णन करने में, डेफिनेशंस देने में या फिर डिफ़ाइन करने में दिक्कत नहीं होती है। किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो उसको लिखने में, अपने विचार व्यक्त करने में, अपने व्यू एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दोनों भाषाओं में, बाइलिंगुअल बात करेंगे, ताकि आपको ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 11th का योगा, उसको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, योगा का मीनिंग क्या हो सकता है। द टर्म योगा कम्स फ्रॉम यूज, ए संस्कृत वर्ड मीनिंग यूनियन। योगा कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइजेस, mental meditation and breathing techniques to strengthen the muscle and relieves stress. योगा युज से बना हुआ संस्कृत का एक वर्ड है युज। उसका जो मीनिंग होता है, उसका होता है यूनियन, मतलब यूनाइट करना, किसी को कलेक्ट करना, किसी को एक साथ संयोजित करना। वह युज धातु से बना है, संस्कृत से आया हुआ शब्द है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जितने योगाचार्य रहे हैं पतंजलि योग से लेकर के अभी तक, उन्होंने इसको बहुत अधिक महत्व दिया है। तो योगा में ये फिजिकल एक्सरसाइज को एक साथ जोड़ने का काम करता है। योगा कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइजेस, एक साथ जोड़ता है। मेंटल मेडिटेशन, हमारा जो मस्तिष्क है उसको एकाग्र करने का काम करता है। हमारी जो सांस लेने की तकनीक है, ब्रीदिंग जो लेते हैं, उस टेक्निक को स्ट्रेंथन देता है, मजबूती देता है। हमारे शरीर में जो मसल्स हैं और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको जितने भी फटिक्स वगैरह होते हैं, थकान हो जाती है, उसको स्ट्रेस से रिलीव करने का एक काम योगा करता है। तो कुल मिलाकर हम ये सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बिखरती हुई चीज़ों को एक साथ संजोने का काम कर सकते हैं, जिससे हमारे शारीरिक जो कष्ट हैं और जो स्ट्रेस है हमारे शरीर में या मन में, दिमाग में, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य से लेकर के अभी तक के कुछ डेफिनेशंस जो योगा के दिए गए हैं, उनमें से पतंजलि का पहला डेफिनेशन है, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज़ योगा बाय पतंजलि। तो जो हमारे मस्तिष्क में होने वाले क्रियाकलाप हैं, उसकी जांच करना, जिसको हम कह सकते हैं कि उनको समझना, उनके अनुसार क्रियात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना, हमें क्या बेहतर हो सकता है, ये पतंजलि जी ने कहा है। और पतंजलि जो हैं वो योगाचार रहे हैं प्राचीन काल में, उनका ही सबसे बड़ा योगदान है योगा में। दूसरा है, महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि योगा इज़ अटेनिंग द पोज। पोज मीन्स किसी का पोस्चर, क्या पोज हो सकता है, क्या पोस्चर हो सकता है, क्या उसके पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को एक पोस्चर में बदल दें, किसी को बांध दें या फिर एकत्रित कर दें, तो वो भी इसी से संबंध रखता है। तो योगा इज़ अटेनिंग द पोज। भगवद गीता हमारी जो पुस्तक है, महान पुस्तक, हॉली पुस्तक, उसमें कहा गया है, स्किल इन एक्शंस और एफिशिएंसी अलोन इन योगा। स्किल इन एक्शंस और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। योगा जो है ना, वो स्किल है, किसी भी कार्य को करने का तरीका जो हमारे शरीर और मस्तिष्क को बहुत अच्छे परिणाम दे सकें और एफिशिएंसी को बढ़ावा दे सकें, वो योग है। ये कुछ प्राचीन कालीन से जो अभी तक महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं वो चली आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या महत्व है योगा का, क्यों करना चाहिए? ऐसे तो कह देते हैं कि सारे लोग करो ना करो, लेकिन क्यों करना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो लिखा है, योगा इज़ एन आर्ट दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल्स माइंड, बॉडी एंड सोल। इट combines physical and mental disciplines to achieve a peaceful body and mind. It helps manage stress and anxiety and keeps you relaxed. It also helps in increasing flexibility, muscle strength and body tone. तो आपने देखा, सबसे पहले तो इसमें कंट्रोलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड, कि किसी भी व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने से मतलब ये नहीं कि ताला लगा देना किसी चीज़ पे, कि कहीं जाने नहीं देना। माइंड को कंट्रोल करने से मतलब है कि इधर उधर जब उसकी सोच जाती है तो उसको जो है ना एकाग्र करने से संबंध है। उसके शरीर की एकाग्रता, उसके मस्तिष्क की एकाग्रता और उसकी जो आत्मा है उसको एक साथ संयोजित करने का काम करता है योगा। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा है, इट कंबाइंस फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन्स टू अचीव ए पीसफुल बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर में जानते हैं कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं और उन प्रतिक्रियाओं से हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है, हमें अनईजी फील होता है। उन सारी चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचाने का काम करता है योगा। जब कॉम्बिनेशन होता है हमारी किसी चीज़ का एक साथ, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो उसको हमें रोकने में योगा हेल्प करता है। इट हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, उनको भी हमें ख़त्म करने का काम योगा करता है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की बढ़ जाती है, मसल की स्ट्रेंथ है और जो बॉडी टोन है उसमें भी बहुत सारा सुधार होता है। अगर हम योगिक एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये बहुत चीज़ें संभव हो सकती हैं। योगा के क्या क्या एलिमेंट हैं? आप जानते हैं कि पतंजल योग से लेकर के अभी तक जो योगा चला आ रहा है उसमें से इसके 8 जो लिम्स हैं, स्तंभ मान लीजिए इनको, जैसे खम्भे मान लीजिए, पिलर मान लीजिए, उसमें से 8 पिलरों पर ये चीज़ खड़ी हुई है। अब आप ये समझो, जब किसी की नींव बहुत मजबूत हो और पिलर बहुत मजबूत हो तो वो चीज़ कितनी मजबूत होगी। तो इसी प्रकार से इसमें जो 8 इसके एलिमेंट्स हैं वो आपको इस चित्र के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाता है।
ये आपको दिख रहे हैं। पहला इसमें यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और 8 नंबर पर समाधि। कुल मिलाकर ये कि चक्र है कि हम यम से शुरू करके समाधि तक जाएंगे, लेकिन समाधि तक पहुंचना अगर है तो इन सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा और तभी योगा का एक चक्र पूरा होता है। ये डेफिनेशंस हैं कुछ, उसमें थोड़ा सा और आपको बताने की चेष्टा है आगे। द 8 limbs कम्स फ्रॉम संस्कृत टर्म अष्टांग। अष्टांग का मतलब होता है, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब अंग या फिर पार्ट। तो जो अष्टांग है वो पातंजल योग से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। एंशियंट यौगिक जो क्रियाएँ रही हैं उनमें से ये सब दिए गए हैं। रेफर्स टू द 8 limbs ऑफ योगा। और यही जो 8 हैं योगा के जो स्तंभ हैं, जिनको हम खम्मा कह रहे हैं, वो इन पर टिका हुआ है। तो पहला क्या है इसमें? यम है, एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो यम से मतलब है हमारा जो एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति। अब इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इन्वायरमेंट में तो मानव भी आता है, सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, हमारा जो क्रियाकलाप है वो सब इन्वायरमेंट में आता है। तो उन सारी चीज़ों पर हमारा किस प्रकार का उस पर रुझान है वो यम के अंतर्गत आता है। दूसरा नियम। नियम क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सेल्फ। तो हम नियम के कितने पक्के हैं, क्या हम बेहतर कर रहे हैं, क्या नियमानुसार किसी चीज़ को कर रहे हैं। अगर हम नियम किसी चीज़ का नहीं अपना सकते तो जीवन में सफल होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर हमें किसी प्रकार के कोई सक्सेस चाहिए तो वी हैव टू बी एटीट्यूड, चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड अवर सेल्फ एज वेल एज द पर्सन हु आर लुकिंग अराउंड अस। सो इन सारे नियमों के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तब हम जा कर के एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तीसरा आसन, फिजिकल पॉस्चर्स। अब हम अपने शरीर को किस प्रकार से बेहतर रख सकते हैं, किस प्रकार से हमें एक्सरसाइज दे सकते हैं, तो वो फिजिकल पॉस्चर्स के अंतर्गत आता है। प्राणायाम, रेस्ट्रेन और एक्सपेंशन ऑफ ब्रीथ। प्राण मतलब कहते हैं कि हमारे प्राण निकल गए। प्राण क्या है? वायु है अंदर, आयाम आना जाना। हमारी जो एयर है, हवा है, जिसको हम सांस बोलते हैं, तो वो प्राणायाम है। और वो किस प्रकार से हमें अंदर जा कर के और फिर बाहर आती है, तो किस प्रकार से हमें रेस्ट्रेन करना चाहिए, उसका एक्सपेंशन कैसे करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर प्राणायाम आपको बताता है। प्रत्याहार। प्रत्याहार से मतलब है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। इसका मतलब है कि आपका जो मस्तिष्क और मन है वो बाहरी क्रियाकलापों में इधर से उधर उलझ रहा है, पैनिक हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद ही हम किसी चीज़ पर आगे जो एक वर्ड लिखा हुआ है धारणा, कंसंट्रेट कर सकते हैं। जब तक कंसंट्रेट करेंगे तो उसके लिए हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल में करना ज़रूरी है। अगर हम सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, हमारे 5 सेंसेस जो हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल है, आगे नहीं बढ़ सकते हम। ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना है, उस ध्यान धारणा के बाद ध्यान, तो मेडिटेट करना है किसी चीज़ को, एकाग्रचित होकर के, शांतचित होकर के। अंत है समाधि। अब ये जो मेडिटेशन है ये समाधि की पूर्व प्रक्रिया है। धारणा, ध्यान, समाधि की पूर्व प्रक्रिया है, और जब तक हम इनसे नहीं गुजरेंगे तो समाधि की ओर नहीं बढ़ सकते। समाधि मतलब कंप्लीट सांसारिक बंधनों से मुक्ति की ओर, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं करते, कोई आपके मन में विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप शून्य हैं। अभी हम आगे बात करेंगे तो मैंने लिखा हुआ है, अभी आप देखेंगे। अब जो आपको ऊपर
जो अष्टांग योग था उसमें से जो 8 अंग थे उनमें से पहला था यम। तो ये क्या है यम? बोल तो दिया कि यम करो, अब यम समझ में भी तो आना चाहिए, तो बिना समझे यम को क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं इसमें इट इज़ ए गाइडलाइंस फॉर इथिकल स्टैंडर्ड एंड मोरल कंडक्ट, जैसे अहिंसा। अब हमें ये चीज़ें करनी हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ झगड़ा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है, सौम्यता से सबके साथ रहने का काम करना है, मृदुभाषी होना चाहिए, अहिंसा उसमें वो भी अहिंसा ही के अंतर्गत आता है। सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलिए, कुछ भी कष्ट हो तो आप सत्य का साथ दीजिए, बिना सत्य के आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ हमेशा कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। आस्ते, नॉन स्टीलिंग, चोरी मत कीजिए। ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मचर्य 1 से लेकर के 25 साल तक, तो पहले 4 भागों में हमारे जीवन को बांटा गया था। तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद आपका गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो 25-25 साल का ड्यूरेशन था। 25 साल 1 से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 26 से लेकर के 50 साल तक गृहस्थ, और उसके बाद 51 से 75 तक आपका वानप्रस्थ, और उसके बाद 75 के बाद अगर आप रहते हैं तो फिर संन्यास में चले जाइए, माया मुक्ति से मोह बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन चली आई हैं और बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं। अगर इन पर लोग विचार करें और उस पर काम करें तो मुझे लगता है कि जीवन वाकई सफल हो जाएगा। अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। अब ये जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं हमका, अपरिग्रह, ये क्या है? नॉन अटैचमेंट से मतलब है कि माया मोह से मुक्ति पाना। यू हैव अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सर्वाइवल वाइंड्स। आपको किसी भी सांसारिक बंधनों से माया मोह नहीं रखना है। नो अटैचमेंट टू एनीवन, माता पिता भाई बहन और पैसा धन, ये सब जो है ना, अटैचमेंट आपको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये यम का जो अपरिग्रह है वो नियम है। अब क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या अनुशासन हमें जीवन में अपनाने चाहिए? जैसे शौच, शौच का मतलब क्लीननेस, हमारे शरीर की सफाई होती है जिससे। संतोष, कंटेंटमेंट, जो है हमारे पास, व्हाट विल वी हैव, क्या हम रखेंगे, क्या हमारे साथ जाएगा, जो है सो है, दैट वी हैव इट इज़ एनफ, सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट इज संतोष इज द मेन पॉइंट। If you having the संतोष, then you could never be unhappy। दूसरा तप, अगर किसी चीज़ को आपको प्राप्त करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अब आप परीक्षा देने जाएंगे तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो क्या लिखेंगे? समझ में आ रही बात? तो तप करना पड़ता है। तप से मतलब नहीं आग के सामने खड़े हो जाओ और हम तप कर रहे हैं, ये वो तप नहीं है। तप से मतलब है कि आपको जो आपको काम करना है उसमें आपको जा कर के उस चीज़ को उस स्तर तक काम करना है और उसको पाने के लिए आपको पूरा प्रयास करना है। मतलब अपने आप को, शरीर को उस में जला देना है। जला देने से मतलब ये नहीं कि आप आग लगा लें, ये सब नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें आप इतना, जैसे सोना खरा कब बनता है? जब उसको तपाया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे किसी चीज़ को अचीव करने के, मान लीजिए आपको बहुत सारे नंबर पाने हैं, अच्छे 90% पाना है, तो 90% के लिए आपको 100 का 90% मतलब 9 बार आपको हो गया हैं। एक सीधी बात समझिए कि आपको 100 नंबर पाने हैं, 100 में से आपने कहा आपका जो उद्देश्य है 90 को अचीव करना है, तो 90% आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अगर आप 90% मेहनत नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे नहीं 90% मिलने चाहिए, मैंने तो पेपर दिया था, तो ये कैसे संभव है? तो इट कांट बी हैपेंड विदाउट एनी प्यूरिफाइंग ऑफ द प्रैक्टिस।
सो दैट इज़ हीट। आप वो तब करिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ गुड रिजल्ट इफ़ यू डू सच काइंड ऑफ तप। स्वाध्याय आपको खुद अपना स्पिरिचुअल जो स्ट्रक्चर्स है उस पर स्टडी करनी है। आपको ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग, what I am doing to achieve the such kind of things what we need। ये स्वाध्याय है, अपने आप को पहचानना है कि अगर हम 90% पाने के लिए अगर सक्षम हैं तो कितने हैं। आपको खुद का स्टडी करना है। उसके बाद है ईश्वर परिनिधान, तो फिर प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस एंड सरेंडर टू द प्रेजेंस एंड डिवाइन विल बी गॉड। फिर आप सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस आप करिए और आप उसकी जानकारी रखिए और खुद को फिर सारे ऊपर से नीचे तक सारी प्रक्रियाएं करने के बाद फिर आप उस परमात्मा, उस डिवाइन शक्ति पर छोड़ दीजिए कि आपने अपना कर्म किया। एक कहावत कही है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो यश करे सोई फल चाखा। यश का क्या मतलब है? यश का मतलब किसी का नाम थोड़ी है बच्चे का। यश का मतलब है कि आपने जो काम किया है उसकी कीर्ति कितनी फैल रही है, अर्थात उसमें आप कितनी माहिरता से आपने काम किया है। फिर आप उसके परिणाम की इच्छा मत करिए। आपने अपना कर्म कर दिया है, अब आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उसको आप ईश्वर पर भरोसा रखिए तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता आसन। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल पॉस्चर्स। जैसे तो पहला कैमल पोज, काउ पोज, बोट मतलब नाव, ट्री, ये बहुत सारे ऐसे पॉस्चर्स बनते हैं जिनको हम आसन के नाम से जानते हैं, जिनसे हमारी फिजिकल जो फिटनेस है ना, स्ट्रेंथ है, वो हमारे शरीर में आती है। आप नीचे देख रहे हैं एक तना हुआ है, खड़ा हुआ है बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग बैरियर पोज। बैरियर क्या होता है? बैरियर योद्धा होता है, लड़ाकू, मतलब शक्तिशाली। उससे पहले एक बना कोबरा पोज, कोबरा पोज बना हुआ है, वो देखिए, है ना। ये सारे आसन हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको अच्छा करती हैं और हमारी जो हड्डियां हैं शरीर की जिनसे हमारा ढांचा बना हुआ है वो सारा बहुत बढ़िया करती हैं, सब अच्छा करती हैं। प्राणायाम देखिए आ गया। प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? वायु, मैंने अभी बताया था, वायु को आदान प्रदान, शरीर के आंतरिक जो भाग हैं उन पर हमारी वायु का पहुंचना। इट इज़ द स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक यूज टू कंट्रोल द लाइफ फोर्स और एनर्जी इन द बॉडी सच एज अनुलोम विलोम, उज्जाई, भस्त्रिका। ये नाम है, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भस्त्रिका, ये प्राणायाम के नाम हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग कि एक आपने बंद किया राइट वाला नॉस्ट्रिल और लेफ्ट से आपने सांस पूरा अंदर खींचा, उसके बाद फिर जो बंद किया था उसको छोड़ दिया दूसरे से। तो ये हमारा जो आदान प्रदान है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो एक स्पेशल टेक्निक्स के माध्यम से जो किए जाते हैं उनको प्राणायाम बोलते हैं। तो ये कुछ प्राणायाम के नाम लिखे हुए हैं, जैसे अनुलोम विलोम कि पहले राइट से किया, फिर लेफ्ट से किया, फिर लेफ्ट से किया, तो फिर राइट से किया। प्रत्याहार, withdrawal of senses as part of the transcendence of constant nervous stimulus, practice of sensory detachment through deep relaxation techniques। अब देखिए इसको समझिए। अब मैंने हिंदी में भी लिखा है इसमें, क्योंकि कोई चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब आपकी समझ में आएगी तो वो आपके लिए बेहतर परिणाम दे सकती है। योग के 8 अंगों में से एक है जिसमें इंद्रियों को विषयों से हटाकर चित्त एकाग्र किया जाता है। अब ये चित्त क्या है? मन है। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके, ये क्या भला है भाई? इंद्रियों मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, उन हमारे जो सेंस है, हमारा जो मन मस्तिष्क से इधर से उधर भटकता रहता है, तो उनको एकाग्र करना है। चित्त वृत्ति निरोधा, ये कहा गया है पतंजलि योग में।
अभी आएगा आगे चल के, देखना। उसके बाद खतरे या तनाव से संबंधित प्रक्रिया जिसमें उदासीनता, सुस्ती और अवसाद जैसी स्थितियां होने लगती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है ये प्रत्याहार है। कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो बाहरी जो आपके ऊपर प्रभाव हैं वो नहीं पड़ने चाहिए। हमारा जो मन मस्तिष्क है वो एकाग्र चित्र होकर के उस पर अपना काम करे और हम अपने जो इंद्रियां हैं उनको बाहर भटकने न दें, वो प्रत्याहार होता है। धारणा, कंसंट्रेशन और सिंगल फोकस, मतलब किसी चीज़ को कंसंट्रेशन करना है, एक फोकस डाल देना एक ही चीज़ पर। अगर आपको 90% नंबर चाहिए ना तो आप उसी पर बात करेंगे, फिर उसी पर उसी हिसाब से काम करेंगे। अब आप ये नहीं कि नहीं चलो 60 भी आ जाएंगे तो काम चल जाएगा, 30 भी आ जाएंगे तो चल जाएगा, ऐसे तो 1 भी आ जाएगा तो चल जाएगा, है ना। तो ये सब नहीं, कंसंट्रेशन और सिंगल फोकस करना है। अब इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ डीप कंसंट्रेशन। जो धारणा है ना, मैंने अभी पहले बताया था आपको इससे पहले कि समाधि के लिए धारणा और ध्यान दो चीज़ें उसका प्रीवियस स्टेज है। इसको भी मैंने हिंदी में लिखा है समझने के लिए। मन को किसी बाह्य अथवा किसी आंतरिक बिंदु पर एकाग्र करना धारण कहलाता है। कि हमारा जो मन है ना वो चंचल है, इधर से उधर भटकने का काम करता है, तो उसको क्या ना एक जगह एकाग्रचित करके करना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ रहे हैं, अब आप उनको पढ़ते रहिए, ये नहीं कि नहीं अब हम फलाना उठा लाए, दूसरा उठा लाए, तीसरा उठा लाए। अरे आप एक चीज़ को समझो तो उस पर कंसंट्रेट तो करो। जब आप एक चीज़ समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ भी जाएंगी। उसके बाद ध्यान, इट इज़ ए मेडिटेशन एंड ए प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल यूजेस ए टेक्निक। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर किसी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो एक टेक्निक के माध्यम से, जैसे माइंडफुलनेस जो आपका है ना, मस्तिष्क इधर से उधर भटक रहा है, उसको मेडिटेट करना है और फोकसिंग द माइंड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज़ पर एकाग्र चित होना है। ऑब्जेक्ट थॉट या किसी एक थॉट को लेकर के, किसी एक्टिविटी को लेकर के आपको उस पर ध्यान देना है कि हमें ये करना है। मान लीजिए कोई सवाल लगा रहे हैं आप मैथमेटिक्स का या फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अब हमें ग्राउंड बनाना है, तो आप ध्यान तो लगाइए, आप पहले पढ़िए उसको, तो ट्रेन अटेंशन एंड अवेयरनेस। इसी प्रकार की जो एक्टिविटी हैं उन पर ध्यान आकर्षण करने के बाद उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने का काम ध्यान करता है। और अंतिम इसका जो अष्टांग योग का है वो है समाधि। तो जो समाधि है, इट इज़ द स्टेज ऑफ एक्टेसी, ब्लिस एंड एनलाइटमेंट, द ट्रांसेंड्स द सेल्फ एंड मर्जेस विद द डिवाइन, और इट इज़ लाइक ज़ीरो। मैंने बोला था अभी ज़ीरो आएगा, देखो क्या होता है कि समाधि वो प्रक्रिया है जहाँ से आप अपने शरीर को रखते तो हैं, लेकिन वो जो शरीर है आपका वो एकाग्रचित होकर के कहीं आपका जो मन है वो बाहरी शक्तियों से विमुक्त हो जाता है, किसी भी चीज़ में लगता नहीं है, फिर वो आपको पता ही नहीं रहता। वैसे शून्य का काम क्या है, जीरो है वो। तो अगर जीरो किसी के साथ लगेगा तो उसकी संख्या जो है ना 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जीरो से अर्थक है कि सारी चीज़ें शून्य हो जाना। जब हम समाधि में चले जाते हैं तो सारी चीज़ें, माया, मोह, काम, क्रिया, कर्म, ध्यान, धारणा सब खत्म, बचा क्या, केवल शून्य। समाधि में जाने के बाद एकदम ऐसे मान लीजिए मरणासन स्थिति, उसको समझिए। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक आपका आसन। आसन क्या है? आसन इज ए बॉडी पोस्चर, इट कैन बी क्लासिफाइड एज मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव, कल्चरल और करेक्टिव आसन। ये 3 टाइप से आसन होते हैं इनके। एक बॉडी पोस्चर है इस टाइप से, आप देखा होगा, ये चित्र में भी दिख रहा है। ये बहुत टाइप के हो सकते हैं, ये तो केवल एक ही है, ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो
इसमें से मेडिटेटिव आसन हो सकते हैं, रिलैक्सेटिव हो सकते हैं, कल्चरल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इन पर। ये मेडिटेटिव आसन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन और गोमुखासन। ये 4 टाइप के जो मेडिटेशन करने वाले आसन हैं। तो हर टाइप अलग अलग है। इसमें देखिए, पहला पद्मासन है, मेडिटेटिव आसन के अंतर्गत आता है। मेडिटेशन करना है उसमें पद्मासन में बैठ जाइए। दूसरा स्वस्तिकासन है, तीसरा वज्रासन है, चौथा गोमुखासन है। तो ये चारों जो आसन है जो मेडिटेटिव आसन है। और एक इसमें वज्रासन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। यही एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। हैविंग कंप्लीट अवर फूड वी कैन डू सच काइंड ऑफ आसन, दैट इज वज्रासन। और कोई भी नहीं कर सकते, केवल वज्रासन कर सकते हैं। रिलैक्सेटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे शशंकासन, शवासन और मकरासन। शशंकासन इसमें रिलैक्स हो जाए, बॉडी रिलैक्स हो जाती है पूरा। शवासन में तो सो जाओ। कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको रिलैक्स मिले। मकरासन में भी आपको रिलैक्स, बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, मैंने वहाँ से चित्र लिया है इंटरनेट के माध्यम से, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद कल्चरल। अच्छा, कल्चरल क्यों कहते हैं? शीर्षासन, पहले क्या ना उल्टे खड़े हो जाते थे, तो वो शीर्षासन पहला जो है ना शीर्षासन। दूसरा मत्स्यासन, मतलब मछली। मत्स्य क्या होता है? मछली जैसा। हल चलते थे हमारे पुराने ज़माने में, हलासन उस टाइप का हल जैसा बना हुआ है। शलभासन, शलभासन बना हुआ है। तो ये सारे जो है ना कल्चरल हैं, करेक्टिव मेजर्स। हमारे जो बॉडी स्ट्रेंथ है ना उसको पावर देता है। प्राणायाम, प्राणायाम अभी बताया था आपको ऊपर। प्राणायाम जो है ना कि हमारे जितने भी आंतरिक जो अंग हैं उन तक वायु को पहुंचाना, मतलब हमारे जो ईयर है ना, प्राण वायु है, उसको आदान प्रदान करना है, हवा का आदान प्रदान करना है। इसमें से बहुत सारे नाम हैं इनके, मैंने कुछ लिखे हुए हैं। नंबर 1 सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आपने कपालभाति अनुलोम विलोम का नाम बहुत सुना होगा। तो अनुलोम विलोम तो वही है, एक नाक के छेद से लिया अंदर और दूसरे से बाहर निकाल दिया, एक को बंद करके। तो इसी प्रकार से कपालभाति आपने देखा होगा। तो ये सारे जो प्राणायाम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं, इनको आप करने का प्रयास कीजिए। अब आसन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई चीज़ कर रहे हैं तो बेहतर क्या होगा उसके लिए? देखिए, हमारा जो स्ट्रेंथ है ना बॉडी की, उसको बिल्डिंग का काम करता है आसन। मसल टोन को बढ़ाता है, बॉडी का जो पोस्चर है ना उसको करेक्टिव मेजर्स में लाता है, इम्प्रूव करता है। जॉइंट्स जो हमारे हैं ना उनमें जो हेल्दी जॉइंट्स करता है उनको, जिससे हमें बहुत सारी तकलीफ आगे चल के ना हो। बैक पेन को प्रिवेंट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। अभी प्राणायाम पढ़ रहे थे हम लोग इससे पहले, तो ब्रीदिंग की जो कंट्रोलिंग है उसमें एक टेक्निक है, उसको हम जो है ना उससे हमें आसनों से इसमें कंट्रोल मिलता है। मेंटल काल्मनेस, देखिए मेडिटेशन वही आ गया सब। मेंटल काल्मनेस का मतलब है कि मानसिक जो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करने के बाद मानसिकता आपकी बदल जाएगी, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो ठीक होगी। मेडिटेशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ध्यान। अभी हम ध्यान पढ़ रहे थे। इट इज ए टेक्निक ऑफ सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है सुखदायक, मैंने हिंदी में लिख दिया है, समझ में ना आए तो। द माइंड एंड अचीविंग ए स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे मन मस्तिष्क को जो है ना ऐसी स्टेज, कॉन्शियसनेस की स्टेज में जा कर के सुख प्रदान करती है, शांति देती है। उसके बाद यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं जिनसे हमारे, ऐसी यौगिक क्रियाएं जिनसे हमारा शरीर मन जो शुद्ध हो। उसमें से नेति, मतलब नासल क्लिनिक। नेति क्या है? नासल क्लिनिक है हमारा जो नेस्ट्रल है ना उसकी क्लीनिनेस के लिए। धोती, इंटरनल क्लीनिक। धोती मतलब कपड़े से की जाती है,
वो इंटरनल क्लीनिंग के लिए होती है। नौली एब्डोमिनल मसाज, नौली वो क्रिया होती है कि नौली आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी को करते हुए, वो पूरा पेट घुमा देते हैं लेफ्ट राइट बहुत तेज नौली। उसके बाद बस्ती कॉलन, मतलब जो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो पार्ट है ना, उनके लिए, उनकी क्लीनिनेस के लिए बस्ती का काम बस्ती के माध्यम से किया जाता है। यौगिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यौगिक क्रियाओं के क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों महत्व है, क्यों करना चाहिए? ये जो इंटरनल बॉडी को उसको साफ करने का काम करता है, क्लीनिंग, रिलीज, स्ट्रेस को रिलीज करना। कोई बीमारी है, अब आपने नॉली किया या फिर कुछ और किया तो उससे आपको स्ट्रेस रिलीज, बॉडी पोस्चर, बढ़िया बॉडी पोस्चर हो जाएगा। जब बीमारियां नहीं होंगी तो जाहिर बात है अच्छा होगा। रिलैक्सेशन इन इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें रिलैक्सेशन मिलता है। गुड ब्रीदिंग, बढ़िया सांस लेना, अच्छी आवागमन सांस का होता है। कंट्रोल्ड एंड करेक्ट ब्लड सर्कुलेशन, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़िया होता है। अगर माइंड में ब्लड पहुंचेगा और हार्ट में पहुंचेगा फिर आपको बीमारियां बहुत ही कम होंगी। योगा फॉर कंसंट्रेशन, हाँ देखो मैंने अभी आगे बोला था कि अभी आएगा। इन पतंजलिज योग सूत्र स्टेटेड दैट, पतंजलि के योग सूत्र में एक आ गया है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग वो प्रक्रिया है जो हमारे चित्त वृत्ति को रोकती है। मतलब हमारी जो मन है ना इधर उधर भागता है ना, उनको भागने नहीं देता है, उनको रोक लेता है। तो उनको रोक करके एकाग्र समाहित करने के बाद कंसंट्रेशन का काम करता है। मीन्स योगा इज द साइलेंसिंग ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। हमारे मस्तिष्क में जितने भी मॉडिफिकेशंस आते हैं उनको कंट्रोल करने का, कंबाइंड करने का काम करता है। इट गिव्स यू मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस हो जाएगा फिर तो आपका लाइफ ही बढ़िया हो जाएगा। योग निद्रा, रिलैक्सेशन टेक्निक, योग निद्रा। योग निद्रा इज ए स्टेट इन विच द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपने शवासन देखा होगा, अभी आया था आगे, ये शवासन ही हो रहा है। जो चित्र आप देख रहे हैं ये शवासन ही है। तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आप कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी करते नहीं हैं, बस आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया है, किसी भी बंधन से, मुक्ति से अलग कर दिया है। एंड द प्रैक्टिशनर बिकेम्स सिस्टमेटिकली एंड इंक्रीजली अवेयर ऑफ द इनर वर्ल्ड ऑफ द बाय फॉलोइंग ए सेट ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। क्या कि वर्बल इंस्ट्रक्शन जो है ना केवल यहाँ पर माइंड में स्ट्रक करते हैं, उसके हिसाब से काम चलता है। दिस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन से डिफरेंस है, इन विच कंसंट्रेशन ऑन ए सिंगल फोकस इन रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपको सिंगल फोकस उसी पे करना है जो रिक्वायर्ड है। कुल मिला करके पूरा योगा का जो चैप्टर है ना, आपके थ्रू आउट लाइफ में चलने वाला एक हर सर्कमस्टांसिस में आपको साथ देने वाला चैप्टर है। आप इसको और अध्ययन करिए, पुस्तकों से पढ़िए, तो आपको और अधिक अच्छी जानकारी मिलेगी, समझ में आएगा, और योगा को अपने जीवन में अपनाएं। अभी देखिए लॉकडाउन चला है तो उसमें आपका जो योगा है वो इतना अच्छा था कि अगर जिन लोगों ने योगा किया होगा तो कम बीमार भी होंगे। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप करेंगे तो आपको बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और मिलती है। योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आशा करते हैं कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें जोड़ी हैं, जिसको मैंने फिजिकल एजुकेशन की जो बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनसे मैंने इनको लिया है। कुछ इंटरनेट का सहारा लिया है, चित्र वगैरह वहीं से आए हैं, कुछ बनाए गए हैं, तो उनसे मैंने सहारा लेकर के ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर और आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता, आपकी शैक्षणिक समझ, योगा के बारे में समझ बढ़ाने के लिए मैंने इन सब का प्रयोग किया है। मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर रूप से इस पाठ को समझे होंगे और बेहतर रूप से अगर हमें कहीं इसका वर्णन करने को आएगा तो हम करेंगे, अपनी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं JK राव TGT फिजिकल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय इटावा आगरा संभाग से मैं आपसे विदाई इन शब्दों के साथ लेना चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।